वेरिएबल मास सिस्टम। मतलब एक ऐसी सिस्टम जिससे मासेस या तो इजेक्ट आउट हो रहे होंगे, मतलब बाहर निकल रहे होंगे, या फिर उसमें मासेस और एड अप हो रहे होंगे। ठीक है, तो उसकी डायनामिक्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं वो आपको यहाँ पे करना सिखाऊंगा। पहले डेरिवेशन करते हैं कुछ रिजल्ट्स का कि क्या आपको करना होता है। पहले एंड रिजल्ट जो आएगा वही आपको याद रखना पड़ेगा, बट पहले उसका डेरिवेशन करते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि वो रिजल्ट कैसे आया। जैसे मान लो कि कोई भी आर्बिट्री शेप का हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से दिस इज एन ऑब्जेक्ट which has an instantaneous mass of m। ठीक है, दिस इज अ मास m का एक ऑब्जेक्ट, और इसके पास कोई भी एक वेलोसिटी है v। लेट अस कॉल दिस एज द वेलोसिटी ऑफ v। दिस इज एट सम टाइम। ठीक है, ये किसी भी एक टाइम t पे ये सिचुएशन हमने दिखा रखा है। इसमें क्या होता है कि फर्दर एक मान लो एक डीएम मास है, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे सैंड का पार्टिकल्स हो सकता है, यू नो ये बुलेट हो सकता है, कुछ भी एक मास है सोचो, जो कि डीएम मास का मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब इस एम के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा या बहुत ही बड़ा बहुत ही छोटा होगा। और इसके पास एक वेलोसिटी है जो कि इस फ्रेम से थोड़ी सी डिफरेंट है। फ्रेम से डिफरेंट है क्योंकि अगर फ्रेम जितना ही वेलोसिटी रहेगा तब तो उसमें जाके टकरा नहीं सकता वो। ठीक है, तो मैं इसको एक डिफरेंट, या फिर अगर उससे निकल रहा है तो कुछ एक डिफरेंट वेलोसिटी से अगर नहीं होगा निकलेगा तो फिर निकलेगा कैसे। तो इसीलिए इस मास एम को जो मैंने दिखा रखा है उसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी कुछ एक डिफरेंट होगी। और वो रिलेटिव वेलोसिटी जनरली हमको दिया हुआ होता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है या एड ऑन हो रहा है, वो हमको दिया हुआ होता है। सो आई एम कंसिडरिंग दैट रिलेटिव वेलोसिटी टू बी v रिलेटिव सपोजिटली। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी हो सकता है एक डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में हो, मतलब जो एक्चुअल मास है उसकी डायरेक्शन से डिफरेंट। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वेक्टोरियली दिस इज v प्लस v रिलेटिव। मैं जब v प्लस v रिलेटिव लिख रहा हूँ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां से बैठ के देखोगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या यस आपको ये सर। बात समझ रही है? आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस कि मैंने क्या लिखा है। यस सर। ठीक है, तो वो यस एलिमेंटल मास जो है जो जाके उससे जुड़ने वाला है, उसके पास मैंने दिखा रखा है कि वेलोसिटी जो है वो v प्लस v रिलेटिव है। और ये वेक्टोरियल समय ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम पे मान लो ये एक पूरा सिस्टम की तरह इमेजिन करो, मतलब m और dm को मिला के मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ। और उस पूरे सिस्टम पे कंबाइंड मास सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रही है उसको मैं सपोजली मैं F से इंडिकेट कर देता हूँ। मतलब इस पूरे सिस्टम पे मान लो बहुत सारे फोर्स लग रहे थे और उन सभी फोर्स का वेक्टर सम मैंने F दिखा रखा है। ठीक है, दिस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस ऑन m प्लस डीएम सिस्टम। मतलब उन दोनों को मिला के जो सिस्टम बन रही है उसके लिए नेट फोर्स को मैंने F दिखा रखा है। अब इसमें क्या होता है थोड़ी देर के बाद, मतलब dt टाइम के बाद सोचो क्या होगा। dt टाइम के बाद का अगर सिचुएशन देखेंगे, dt सेकेंड्स लेटर मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली इस मास की वैल्यू जो होगी वो बढ़ चुकी होगी। पहले ये m था, अब ये कितना हो जाएगा? अब ये कितना मास हो जाएगा? एम प्लस डी एम। m प्लस dm हो जाएगा। मास ऐड हो गई है, इसकी वेलोसिटी भी कुछ एक डिफरेंट हो गई होगी। तो मान लेते हैं ये v वेक्टर अब प्लस dv वेक्टर हो चुकी है। dv मतलब कि उसमें v से कुछ एक एडिशनल चेंज आ गई होगी, सिंस टाइम बहुत छोटा है तो वेलोसिटी का भी छोटा चेंज आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। यस सर। यस सर। देखो, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम निकाल सकते हैं क्योंकि मास है और वेलोसिटी भी है, तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंटम मिल जाएगा मुझे। इस पूरे सिस्टम का भी मोमेंटम निकाल सकते हैं। मुझे मास पता है, वेलोसिटी पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो ऑब्वियसली मुझे इनिशियल मोमेंटम भी पता है, फाइनल मोमेंटम भी पता है। इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लें तो मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे ये फोर्स मिल जाना चाहिए? यस सर। न्यूटन्स लॉज क्या कहता है कि किसी भी मास सिस्टम के लिए अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करते हो तो फिर वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल आता है, राइट? आई होप आपको ये याद है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ वेयर द मास हैज टू बी कांस्टेंट, but since the mass is not constant over here, you cannot write F equal to ma. What you'll have to write is F equal to rate of change of momentum. क्या आपको बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो एक बार उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम
इन टाइम dt, dt टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने लिखा है dp, dp वेक्टर, ठीक है। ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम में मिलेगा आपको m प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम में आपको मिलेगा एम वी प्लस डी एम इंटू वी प्लस वी रिलेटिव। देखो तो आपको इक्वेशन समझ आएगी नहीं, एक बार जस्ट बता दो इक्वेशन अगर समझ आ गई तो हाँ बोल दो। यस सर। ठीक है, ओके। अब इसको एक बार इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें कट रही है, क्या फाइनली बचेगा हमारे पास, उसको चेक करते हैं। यहाँ बचा आपके पास एम वी प्लस एम डी वी प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी एम इंटू डी वी प्लस सॉरी माइनस एम वी माइनस ऑफ डी एम वी माइनस ऑफ डी एम इंटू वी रिलेटिव। देखो क्या क्या कट रहा है, ये dm इंटू वी वेक्टर कट गया, ये mv ये भी कट गया, और ये वाला जो टर्म है dm इंटू dv, आई होप आपको ये याद है कि इस तरह के सिचुएशंस में हम इन सबको हमेशा इग्नोर कर लेते हैं, राइट, क्योंकि ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है। याद है आपको ये? यस सर। एरर एनालिसिस के वक्त ये पहली बार आपको समझाया था, जहां पे प्रोपेगेशन ऑफ एरर करा रहे थे। दो बहुत छोटी चीजों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और छोटा जाता है। जैसे 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0.01 मिलेगी, जो कि बहुत और भी छोटी हो गई है। तो डीएम ऑलरेडी बहुत छोटा है, डीवी भी बहुत छोटा है, तो डीएम और डीवी का प्रोडक्ट क्या होगा, और भी बहुत छोटा हो जाएगा न्यूमेरिकली। एंड इसी वजह से इस टर्म को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर लेंगे इस एक्सप्रेशन से। तो अब इस वैल्यू को क्या लिखेंगे हम फाइनली, ये क्या बन रहा है देखो, m इंटू डीवी वैक्टर, एंड फिर यहां से बन रहा है आपके पास माइनस ऑफ dm इंटू वी रिलेटिव वैक्टर। आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा है? यस। ठीक है, अब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो। अब देखो पूरे कंबाइंड मास सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रही थी वो क्या थी, F थी ना, रिमेंबर, क्या नहीं थी? Yes, sir. यस सर। क्या इस F को dp वेक्टर बाई dt लिखना चाहिए? कुशल आप कुछ पूछ रहे हैं बेटा, आपका हाथ रेज क्यों हो रहा है? नहीं सर वो कल से। ओके ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव वेक्टर। देखो देखो एटलीस्ट ये इक्वेशन समझ आई आप सबको? देखो तो एक बार कंफर्म कर लो कि अगर समझ आ गई तो आगे प्रोसीड करें। Yes. यस सर। यस। यस सर। अभी देखो ध्यान से, ये dv वेक्टर बाई dt क्या है, ये तो नेट एक्सेलरेशन है ना, ये क्या एक्सेलरेशन ही तो है ना, यस। है ना, ये एक्सेलरेशन है। तो इसको हम a वेक्टर से इंडिकेट कर लेते हैं। अभी ये इक्वेशन देखो आपका क्या बन रहा है, f वेक्टर प्लस dm बाई dt इंटू v रिलेटिव वेक्टर दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका एंड इक्वेशन हो गया। अब बेसिकली आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को ही याद रखनी है। आप डेरिवेशन को भूल जाइए, डेरिवेशन एकदम बिल्कुल किसी काम का नहीं है, आपका कहीं नहीं लगेगा। बट ये वाली आपको एंड रिजल्ट है जो आपको याद रखनी है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल मास सिस्टम, एप्लीकेबल फॉर ऑल वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हमको इस इक्वेशन को यूज कैसे करनी है। हाउ डू वी यूज दिस इक्वेशन। आप ध्यान दो कि ये जो f था ये क्या था, याद है आपको? f क्या था? वेक्टर सम ऑफ ऑल रियल। वेक्टर सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस। ये कोई अकेला एक फोर्स नहीं है, ठीक है। दिस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस। सारे रियल फोर्सेस जो भी आप फ्री बॉडी डायग्राम से पहले काम करते थे, आपको वो काम अभी भी करनी है। पहले ये टर्म होता नहीं था, रिमेंबर, ये नहीं होता था ना, ये नहीं होता था। तो आप क्या करते थे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाते थे या नहीं लगाते थे? हाँ सर। यस। लगाते थे ना। बट अब ये वेरिएबल मास सिस्टम होने की वजह से क्या होगा, आपको ये वाला टर्म एक एक्स्ट्रा कंसिडर करना पड़ेगा। इसको आप एक थ्रस्ट फोर्स की तरह सोच सकते हैं। इसको थ्रस्ट कहते हैं, जैसे धक्का जैसा होता है उसके लिए। जैसे कभी भी अगर मासेस कंटिन्यूअसली अगर एड ऑन होते रहते हैं या निकलते रहते हैं, तो वो क्या करता है, एक थ्रस्ट क्रिएट करता है उस सिस्टम पे, मतलब धक्के के जैसा होता है।
जैसे मान लो कि अगर आप सोचो कि अगर कंटिन्यूसली अगर सोचो कि कोई एक वाटर जेट लिया है, वाटर जेट लिया है अपने हाथ में, और उससे कंटिन्यूसली आपके पास बहुत जोरदार फ्लो से वो पानी का जो फुहारा है वो आपकी तरफ सपोजली होल्ड करके रखा हुआ है, तो आपके ऊपर जब वो लगेगी तो लगातार एक कोलिजन का इम्पैक्ट होता रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, एक झटके की तरह होगा आपके लिए। तो उस केस में क्या होगा, उसको बोलेंगे कि आपके ऊपर एक थ्रस्ट लग रही है, तो कंटिन्यूसली वो थ्रस्ट होगी आपके लिए, ठीक है। तो इसको एक थ्रस्ट फोर्स की तरह सोचते हैं। तो ये थ्रस्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी होती है, कितनी है, वी रिलेटिव इनटू डीएम बाई डीटी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम इस इक्वेशन को हमेशा ऐसे देखा करेंगे कि जो हमें नेट थ्रस्ट, हमें नेट फोर्स हमें अप्लाई करनी है, सो एफ नेट प्लस यहाँ पे थ्रस्ट, ठीक है, दिस इज द थ्रस्ट ड्यू टू द वेरिएबल मास सिस्टम, दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है, ये ध्यान रखनी है। ये आपकी वेक्टर सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस है, वेक्टर सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस, एंड ये आपका थ्रस्ट है, थ्रस्ट ड्यू टू द वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल, ओहो सॉरी, थ्रस्ट ड्यू टू वेरिएबल लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, थ्रस्ट ड्यू टू एलिमेंटल मास लिख लेते हैं, एलिमेंटल मास है यहाँ पे, थ्रस्ट ड्यू टू दी एलिमेंटल मास, एलिमेंटल मास डीएम, डीएम की वजह से ये एक्स्ट्रा एटॉमिक आ रहा है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे थ्रस्ट कितनी है, वेयर ये जो थ्रस्ट फोर्स है वेक्टोरियली इसको लिखा जाता है वी रिलेटिव इनटू डीएम बाई डीटी लिखा जाता है, वी रिलेटिव इनटू डीएम बाई डीटी इज दी थ्रस्ट फोर्स। मतलब किसी भी मास सिस्टम से अगर मासेस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कितना थ्रस्ट वो क्रिएट कर रहा है, ये आपको ये इक्वेशन देता है। इस इक्वेशन से दो चीजें आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखनी है कि पहला, थ्रस्ट का डायरेक्शन क्या है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई थ्रस्ट का डायरेक्शन क्या है। तो वो थ्रस्ट का डायरेक्शन आप देखो, इस वेक्टर इक्वेशन को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर है, राइट हैंड साइड में भी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए ना। अगर आप दो वेक्टर्स को इक्वेट करते हो तो वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो थ्रस्ट है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, आप बता सकते हैं किस डायरेक्शन में लगेगा, relative velocity की direction, रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट ट्रैप है, ट्रैप क्या है, अगर डीएम बाई डीटी आपका पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तब वी रिलेटिव के डायरेक्शन में होगा ना, होगा नहीं होगा, yes sir, राइट। Yes. मतलब मास जब बढ़ रही होगी तब के केस में ये कह सकते हैं आप, बट मासेस अगर घट रही है तब डीएम बाई डीटी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, negative, Negative. हो जाएगा। अब अगर ये नेगेटिव हो गया तो थ्रस्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, ऑपोजिट टू वी रिलेटिव, है या नहीं है। तो इसका मतलब थ्रस्ट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, जिस तरफ आपके मासेस ऐड होते हैं। अगर मासेस ऐड हो रहे हैं तो जिस भी रिलेटिव वेलोसिटी से वो ऐड हो रहा है उसी डायरेक्शन में लगेगा। अब ये बहुत लॉजिकल सही चीज है, कोई अगर मेरे को अगर धक्का मारता है पानी के जेट से, तो वो जिधर धक्का लग रहा है, अगर सोचो वो सारी पानी जो है मेरा कपड़ा अगर ऑब्जॉर्व कर लेता है, मेरा कपड़ा जो है वो उस पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो क्या मैं वो वेरिएबल मास सिस्टम हुआ ही नहीं हुआ, एम आई वेरिएबल मास सिस्टम और नॉट, yes sir, यस ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा कपड़ा उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है। तुम सोचो मेरे पास एक बहुत ही मोटा सा ब्लैंकेट है, तो कोई भी पानी मारेगा मेरे ऊपर तो वो ब्लैंकेट क्या करेगा, वो सारा पानी को ऑब्जॉर्व करेगा, तो मेरा मास क्या होगा, बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा, हाँ सर, राइट। तब उस केस में धक्का मुझे इधर अगर पानी पड़ रही है, तुम सोचो वेलोसिटी अगर मेरी तरफ है, ऐसा सोचो वेलोसिटी अगर इधर आके स्ट्राइक कर रही है तो मेरे को धक्का क्या होगा, इधर ही तो पड़ेगा ना, इधर जिधर धक्का मारेगा, राइट। आ रही बात समझ में आपको, हाँ सर, yes sir, बट अगर मासेस घटती है तो उल्टे डायरेक्शन में कैसे होती है, जैसे बलून का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से ही सोचो, बलून जब डिफ्लेट करती है, सोचो ये बलून है और इसका नोजल इस तरफ है, सोचो नीचे की तरफ, तो मासेस अगर इधर निकलेंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन से एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना, ये नीचे जा रहा है तो इसको तो ऊपर भागना पड़ेगा ना, भागना पड़ेगा नहीं भागना पड़ेगा, तो ये भागता किसकी वजह से, थ्रस्ट की वजह से तो भागेगा ना। तो यहाँ पे जब अगर वी रिलेटिव इस तरफ है तो वो धक्का किधर खाएगा, उल्टे तरफ धक्का खाएगा, क्योंकि गैसेस को कोई तो है जो पुश कर रहा है, और वो क्या है, बलून के अंदर का मटेरियल जो है वो उसको पुश कर रहा है, तो फिर उस केस में एक रिकॉइल फोर्स भी तो उसके पास आएगा ना, और वो रिकॉइल फोर्स को ही हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, थ्रस्ट फोर्स का नाम दे रहे हैं। तो इसलिए जब मासेस इजेक्ट होते हैं तो जिस तरफ वो इजेक्ट हो रहे हैं उसके उल्टे तरफ क्या होता है, वो थ्रस्ट खाता है। क्या आपको बात समझ आई सबको, कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, Yes. yes sir, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इसको मेंशन भी कर लेता हूं मैं। पहले तो वी रिलेटिव क्या है वो लिख लीजिए, अभी तक एक बार भी लिखा नहीं हमने, यहाँ पे जो वी रिलेटिव लिखा है हमने,
This is relative velocity of the elemental mass dm with respect to m, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो नोट करके मैं लिख दे रहा हूं। फॉर डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट पहला, if mass is increasing dm by dt is positive and therefore thrust in direction of v relative, Number 2, if mass is decreasing dm by dt is negative, therefore force of thrust in direction opposite to v relative। आई होप सबको समझ आ गई है। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन करते हैं। देखो पहला रॉकेट प्रोपल्शन, देखो रॉकेट प्रोपल्शन लेट अस से कि यहाँ पे ये जो है, ये रॉकेट जो है ये जमीन पे अभी है, ठीक है, दिस इज ऑन लैंड, और इस रॉकेट को हमें उठाना है, सपोजली लिफ्ट करना है। तो लिफ्ट करने के लिए पहली चीज तो एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच इट लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड। उसके बाद ये भी सोचेंगे कि हाँ भाई इसको कितने, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद कैसे इसका एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करते हैं वो भी सोचेंगे, बट पहले लिफ्टिंग का कंडीशन सोचते हैं, व्हाई डज इट लिफ्ट। अब ये देखो कि मोर देन वेट ऑफ बॉडी, थ्रस्ट शुड बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। सही है कि अगर इस पे सिंस मासेस नीचे इजेक्ट आउट कर रहे हैं तो फिर उसका इजेक्शन का रेट हमको पता होना चाहिए कि किस रेट से मासेस इजेक्ट आउट हो रहे हैं, और दूसरा उन जो गैसेस नीचे बर्न आउट हो रहे हैं वो गैसेस की जो इजेक्शन की वेलोसिटी है वो पता होनी चाहिए मुझे। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं थ्रस्ट कितनी आएगी, और वो थ्रस्ट अगर उसके वेट से ज्यादा हो गई तो फिर उस केस में पक्का है वो लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस से कि यहाँ पे ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन हमने, लेट अस से हमने यहाँ पे ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन हमने शो कर रखा है, ठीक है। दिस सिचुएशन इज ऑफ t इक्वल टू 0 टाइम। अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, अभी भी इसके पास इट हैज नो वेलोसिटी। और यहाँ पे हमारे पास गिवन पैरामीटर्स क्या है, द गिवन पैरामीटर्स आर, पहला रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मासेस, ये आपको दिया हुआ है अल्फा केजीज पर सेकेंड, ठीक है, अल्फा केजी पर सेकेंड से वो इजेक्ट हो रहा है। और दूसरा इंफॉर्मेशन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस, relative velocity of gases ejecting out, ये आपको v रिलेटिव दे रखा है, ठीक है, ये भी आपको दे रखा है। सो दीज टू डेटाज आर नोन टू अस। तो अब मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो थ्रस्ट लगेगी ऊपर की तरफ, ये जो थ्रस्ट लगेगी, क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये अल्फा इंटू वी रिलेटिव होगी, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी, राइट। Yes, sir. Yes. और इसका इनिशियल मास भी हमें दिया हुआ है, लेट अस से इसकी इनिशियल मास है, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट लिख लेते हैं
इनिशियल मास आपका m नॉट था, लेट अस से दिस इज m नॉट, तो अभी जो वेट इसकी दिख रही होगी हमें वो कितनी होगी, दैट विल बी m नॉट इंटू जी। तो लिफ्टिंग का कंडीशन क्या हो गया, टू लिफ्ट द रॉकेट, रॉकेट को अगर हमें उठाना है बस, तो क्या कंडीशन लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ थ्रस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जस्ट मतलब m नॉट जी, एंड इससे आपको दिख जाएगा कि अल्फा इंटू वी रिलेटिव शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m नॉट जी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि अल्फा क्या होगा, मतलब किस रेट से इजेक्ट हो रहा है, मान लो यही पूछ लिया, या फिर आपसे यही पूछ लिया कि कितनी वेलोसिटी से गैसेस को इजेक्ट करना पड़ेगा, बाकी सारा डेटा तो दे देंगे। तो एक तो यही पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि बताओ अगर हम मासेस पे कांस्टेंट रेट से इजेक्ट आउट कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद इसकी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। मान लो कि यहाँ से हमने यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दिया सपोजली, अब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन है, ठीक है। अनुष्टुप आप कुछ पूछ रहे हैं। हाँ सर सर मतलब फोर्स ऑफ थ्रस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट जी क्यों लिख रहे हैं, मतलब गैस जैसे निकल रहा है वैसे तो एम नॉट डिक्रीज कर रहा है। नहीं वो तो इनिशियल है ना बेटा, इनिशियली तो हम ये मानते हैं जब उसका मास m नॉट था तभी तो गैस को बर्न आउट करना शुरू किया ना। तो अगर मान लो वो 1000 किलोग्राम का मास है, सपोजली 1000 किलोग्राम का मास है, और उसमें आपने 200 ग्राम पर सेकंड निकाल भी दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, या 1 किलो भी निकाल दिया पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में आपने 1 किलोग्राम निकाल दिया, तो क्या 1000 किलोग्राम से 1 किलोग्राम सब्ट्रैक्ट करने से कोई खास फर्क पड़ेगा क्या आपका, नहीं सर। नहीं होगा। समझ आ रही है, तो इसलिए आपको ये रियलाइज करना चाहिए इंस्टेंटेनियस मूवमेंट पे उस मास की कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते हैं ये t सेकंड्स लेटर का है, ठीक है, दिस इज टाइम t सेकंड के बाद। ऑब्वियसली इसके पास एक वेलोसिटी v आ चुकी होगी, इट वुड हैव सम वेलोसिटी v, तो गैसेस जो नीचे इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो अभी भी वो v रिलेटिव से ही इजेक्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है, v रिलेटिव से ही इजेक्ट आउट हो रहे हैं, मतलब अगर रॉकेट के फ्रेम से कोई देखेगा तो उसको दिखेगा कि गैसेस v रिलेटिव से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी मास तो अब m नॉट नहीं रहेगी, क्या अब ये m नॉट रहेगी मास, नो सर। नहीं। इस जगह पे जब हम मास निकालेंगे तो कितनी लिखेंगे आप बताओ, यहाँ पे जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, m नॉट तो स्टार्टिंग में था, m नॉट माइनस अल्फा टी, वेरी गुड। अल्फा केजीज पर सेकंड वो लूज कर रहा था, तो टाइम t में कितना मास लूज कर गया होगा वो, अल्फा टी, है ना। अगर अल्फा केजीज पर सेकंड लूज कर रहा है तो फिर टाइम t से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मास हमने लूज कर दिया वो हमको मिल जाएगा। तो ये मास हमको मिल गया टाइम t के बाद का। तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अब इसका एक्सेलरेशन कितना है। अगर मुझे ये बोले कि अभी का एक्सेलरेशन बताओ इसका कितना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉकेट एट दिस मोमेंट, तो आप क्या करोगे, थ्रस्ट फिर से वही दिखाओगे, आप बोलोगे कि थ्रस्ट उस पर अभी भी वही लग रही है, वो कितनी है, अल्फा इंटू वी रिलेटिव, और इसका एक वेट है जो कि है mg नीचे की तरफ। अब ये mg है, ध्यान रखना m नॉट जी नहीं है क्योंकि वो उस मोमेंट का है। सो एट टाइम t अगर हम लिख रहे हैं एट टाइम t, अगर मुझे नेट फोर्स अगर निकालनी है एफ नेट, इसको हम लिख सकते हैं ये, अच्छा यहां से ऐसा लिख लेते हैं एट टाइम t, इसको ऐसा लिख लेते हैं, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, तो ये अल्फा इंटू वी रिलेटिव माइनस ऑफ एम जी, दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दिस इज अल्फा इंटू वी रिलेटिव बाई एम माइनस ऑफ जी, दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप आपको दिख गया है, क्लियर है, आई होप सबको समझ आ गई है। यस सर। Yes, sir. यस सर। ध्यान रखना ये मास डिफरेंट है, पहले वाले मास से डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा अब आप क्या इसमें इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो आफ्टर टाइम टी, मतलब ये टाइम टी के बाद वेलोसिटी कितनी अटेन कर रही है, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये जो एक्सेलरेशन हमने निकाला वेरिएबल है या कांस्टेंट, वेरिएबल है, क्लियरली ये वेरिएबल ही तो है, मास वेरिएबल है ना, अल्फा कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, ये जी कांस्टेंट है, बट ये एम तो वेरिएबल है ना, हाँ सर। और एम वेरिएबल हो तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल एक्सेलरेशन में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, कैन यू यूज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का इक्वेशंस, नो। नो सर। नो, व्हाट विल यू हैव टू यूज, कैलकुलस। कैलकुलस, कैलकुलस ही यूज करना पड़ेगा आपको, और कैलकुलस यूज करेंगे मतलब एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी लिखेंगे, वहीं से प्रोसीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर टू गेट द वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी निकालने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर टू गेट वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t,
हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा और इसकी वैल्यू को लिखा, ये है अल्फा इंटू v रिलेटिव बाई, ये m की वैल्यू इज m नॉट माइनस अल्फा टी एन माइनस ऑफ g कर लिया। देखो सही है ना, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, बस वेरिएबल को सेपरेट करना और इंटीग्रेट कर लेना है। वेरिएबल को सेपरेट करो, ये dv इधर हो गया, ये हो गया अल्फा इंटू वी रिलेटिव इंटू डी टी बाई एम नॉट माइनस अल्फा टी माइनस ऑफ जी इंटू डी टी, और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ। इनिशियल वेलोसिटी 0 था टाइम 0 पे, और बाद में वेलोसिटी v हो चुकी है जो हमको निकालनी है, सॉरी टाइम t पे वेलोसिटी v हो चुकी है जो हमको निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल है, v हो जाएगा, ये हो गया अल्फा इंटू वी रिलेटिव, ये इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, ln ऑफ एम नॉट माइनस अल्फा टी बाय माइनस अल्फा, और फिर इसके लिमिट्स पढ़ेंगे 0 से लेके t तक, एंड फिर ये माइनस ऑफ जी टी हो गया। वैल्यू को फर्दर सॉल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा अल्फा इंटू वी रिलेटिव, और यहाँ पे माइनस अल्फा रह जाएगा, अच्छा ये अल्फा अल्फा भी कट गया, और ये हो जाएगा ln ऑफ एम नॉट माइनस अल्फा टी ओवर एम नॉट, एंड फिर ये हो गया माइनस ऑफ जी टी, और यहां से आप देख सकते हो ये हो जाएगा वी रिलेटिव इंटू ln ऑफ एम नॉट बाई एम नॉट माइनस अल्फा टी माइनस ऑफ जी टी। आप लोगों को इस स्टेप में अगर दिक्कत हुई हो तो बता देना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये v रिलेटिव इंटू ln ऑफ एम नॉट बाई एम माइनस ऑफ जी टी आ रहा है, ये हो गई वेलोसिटी आफ्टर अ टाइम t। आई होप सबको समझ आ गई है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको सपोजली उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि ग्रेविटी को इग्नोर कर लो, तो ग्रेविटी को हटा देना यहाँ से, इसी एक्सप्रेशन में ग्रेविटी नहीं रहने वाला यहाँ पे, बस ये वाला ही आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है आपको क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? हाँ सर। ग्रेविटी कब इग्नोर हो सकता है? ग्रेविटी तब इग्नोर हो सकता है जब ये अल्फा इंटू वी रिलेटिव की वैल्यू ये एम नॉट इंटू जी से बहुत बड़ा आ जाए। ये आप रियलाइज कर रहे हो? अगर मान लो कि ये वाली वैल्यू सपोजली 10,000 है, सपोजली मैं बोल रहा हूँ 10,000 न्यूटन है, और ये वाली जो वैल्यू है मान लेते हैं सपोजली 4 लाख आ गया, सपोजली 4 लाख आ गया है मतलब न्यूटन्स में, तो आपको ये बात समझ आना चाहिए कि 4 लाख के कंपैरिजन में 10,000 क्या है, बहुत ही छोटा है, राइट? आप उसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो कितना पे पहुंचोगे, 3,90,000 पे पहुंचोगे, तो इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट क्लोज टू क्या है, 4 लाख है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। ठीक Yes, है, तो sir. ग्रेविटी को इग्नोर करने का मतलब क्या होता है ना, ग्रेविटी, कोई ये नहीं सोच सकता कि ग्रेविटी गायब हो गई है, बट क्या है कि दूसरी फोर्स जो है वो ग्रेविटी से इतनी बड़ी है कि ये ग्रेविटी का होना और नहीं होना क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में आपको? यस ठीक सर। है, ग्रेविटी एक्चुअली नहीं होती है, दूसरे फोर्सेस के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी छोटी दिखती है कि आप उसको बोलते हैं कि भाई इसको इग्नोर कर लो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई है। Yes, sir. Yes. ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको, जो पॉपुलर पॉपुलर एप्लीकेशन है इसके वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये हो गया रॉकेट प्रोपल्शन, काफी पॉपुलर है, और दूसरा है रिकॉइल फोर्स फ्रॉम इजेक्शन ऑफ लिक्विड, इजेक्शन ऑफ लिक्विड। इमेजिन करो एक पाइप है यहाँ पे, और इस पाइप से मान लो कि कोई भी एक लिक्विड बाहर निकल रही है, पानी ही मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, यहाँ पे पानी है जो बाहर निकल रही है, इससे पानी थी, इस पाइप से पानी बाहर निकल रही है। इस पानी के फ्लो करने का रेट जो है ये आपको दिया हुआ है। सो इसमें भी कुछ डेटास की हमको जरूरत पड़ेगी। सो लेट अस कंसीडर फ्यू डेटास। पहला है क्या क्या गिवन है,
रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे जो लिक्विड हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी डेंसिटी रो दी हुई है। दूसरा ए है इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब। तीसरी है जो फ्लो वेलोसिटी है वो भी आपको दी हुई है। ये तीन चीजें हमें प्रोवाइड की गई है। अब हमको ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें रिकॉइल फोर्स कितनी होगी, ये निकालनी है हमें। पहली चीज ये लॉजिकली सोचो कि क्या ये वेरिएबल मास सिस्टम है या नहीं है ही नहीं है। Yes. पाइप से लिक्विड Yes. बाहर निकल रही है ना, इसमें थ्रस्ट किस तरफ होगी, लिक्विड जिस तरफ बाहर निकल रही है उस तरफ या उल्टे तरफ? So, उल्टे में। उनकी तरफ। उल्टे तरफ। ये सबको रियलाइजेशन हो रही है? हाँ सबको रियलाइजेशन हो रही है ना ये बात? Yes. राइट। इस पे एक पीछे की तरफ एक थ्रस्ट आएगी, ठीक है, दिस इज रिकॉइल फोर्स आप कह सकते हैं इसको। ये पीछे की तरफ एक थ्रस्ट आएगा क्योंकि मास से सामने की तरफ निकल रही है। और ये थ्रस्ट निकालने का तरीका क्या था? ये थ्रस्ट निकालने का तरीका क्या था बताओ? So dm by dt into v relative. v रिलेटिव इनटू dm by dt, करेक्ट है ना? ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना। dm by dt, dm by dt यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है? So negative. नेगेटिव है। मैं मॉड ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब मुझे मैग्नीट्यूड ही बस चाहिए। नाउ हाउ डू यू गेट dm? अच्छा, ये फोर्स का थ्रस्ट का तो डायरेक्शन पीछे है, ये पीछे है। ये एक्चुअली हम डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से भी फील कर सकते हैं क्या? आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे पानी, जैसे हम लोग फ्लावरिंग के लिए भी कभी कभी वो लंबा सा पाइप यूज करते हैं ना घर में, एक लंबा सा पाइप, एक जगह टैप लगी हुई होती है, उस टैप में मुंह में यहाँ लगा देते हैं पाइप को, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लंबी सी पाइप होती है उसको फ्लावरिंग के लिए यूज करते हैं ना ऐसा? या कोई भी गाड़ी वॉश करने के लिए भी कई बार यूज करते हैं। तो इस पाइप को अगर कभी मेरे हाथ से छूट जाइए तो ये सांप की तरफ पीछे की तरफ भागना शुरू करता है। आपने नोटिस किया है कभी? यस सर। अच्छा, Yes. अगर नहीं किया है तो घर पे अगर पाइप वाइप हो अगर, तो एक टैप से अटैच करके उसको नोटिस करना, आप देखना कि पीछे की तरफ भागेगा। वैसे अगर फ्लो वेलोसिटी बहुत होगा तब होगा, बट फ्लो वेलोसिटी होना चाहिए उसमें। अब अगर घर का पानी का सप्लाई इतना म्यूनसिपैलिटी ऐसा दे रहा है कि भाई टिप टिप करके बरसा पानी टाइप हो रहा है, तो फिर उस केस में तो आपको नहीं दिखने वाला। ठीक है, बहुत तेज बारिश हो, मतलब बहुत तेज फ्लो होना चाहिए तब आपको ये रिकॉइल महसूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप अपने हाथ में भी पकड़ने के लिए आपको महसूस होगा कि भाई ये पीछे जाने का एक टेंडेंसी रखता है, तो यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, अदरवाइज वो पीछे की तरफ भागने का टेंडेंसी रखेगा ही रखेगा। मतलब आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कैसा ऐसा कुछ होल्ड करना पड़ेगा। मतलब आप इसको ऐसा, मतलब आप यहाँ पे अगर सोचोगे, आपको ऐसे होल्ड करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप नहीं होल्ड करोगे ना इसको, तो वो पीछे की तरफ भाग के चला जाएगा। यू हैव टू होल्ड इट। तो अभी इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, कितनी आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या फ्लो वेलोसिटी है क्या? देखो तो ट्यूब के रिस्पेक्ट में पानी कितने से बाहर निकल रही है? v से बाहर निकल रही है ये नहीं है? यस सर, ठीक है, तो इसको v सब्स्टिट्यूट किया। अब dm by dt कैसे निकालेंगे? तुम सोचो, अगर मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे कोई एक लिक्विड का जो क्रॉस सेक्शन पार्टिकल का था वो यहाँ पे था, लेट अस से यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे सोचो, और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू dt टाइम पे वो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया है। ये dt टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस मूव कर चुका होगा? उसकी फ्लो वेलोसिटी तो आपको पता है कितनी है, v है ना? तो ये कितना डिस्टेंस आगे मूव कर गया होगा? vdt, vdt, राइट? Yes. इसके अंदर में जो मास है देखो तो क्या यही dm है क्या? है ही Yes. नहीं है। तो डीएम निकालने का तरीका क्या होगा? डीएम निकालने का तरीका क्या होगा? डेंसिटी के साथ आप उसकी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे, जिस वॉल्यूम को मैं डीवी लिख रहा हूं। ये भी कैपिटल वी है, वेलोसिटी वाला भी स्मॉल वी है, ठीक है? तो दिस इज वॉल्यूम। अब ये निकालने के लिए क्या करोगे आप? डेंसिटी के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, जो कि आपका वीडीटी है। सही लिखा मैंने? देखो तो एक बार, सही यस लिखा है? तो यहां से अगर आप देखोगे तो डीएम बाई डी टी आपको मिल गया है। डू यू सी दैट? ये कितनी आ रही है? रो ए वी आ रही है ना? है ना? हाँ सर। सर, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकालना था डीवी बाई डी, तो वो कितना होता? क्या ये एवी होता?
होता ही नहीं होता। कैपिटल वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, स्मॉल वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। इसको कह रहे हैं दिस इज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है ये जो डीएम बाई डी टी है ये मास रेट ऑफ फ्लो है, दिस इज मास रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो के साथ आप डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली आपको मास रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा वहां से। सो दीज आर सपोज्ड टू बी रिमेंबर्ड एज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, वेलोसिटी पता है, तो एवी लिख देते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, और मास रेट ऑफ फ्लो चाहिए तो रो एवी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डीएम बाई डी टी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, डीएम बाई डी टी निकालने के लिए क्या करेंगे, रो ए वी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देयरफॉर क्लियरली आपको दिख जाएगा जो थ्रस्ट फोर्स आ रही है, थ्रस्ट फोर्स वो कितनी आ रही है, रो ए इंटू वी स्क्वायर आ रही है। दैट्स द आंसर। अगर किसी ने बोला कि जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, बोलेंगे कि ये जो पाइप है, इस पाइप को होल्ड करने के लिए सपोजली आपको कुछ एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ रहा है, मान लेते हैं 100 न्यूटन का। अब मैंने बोला कि मैंने फ्लो वेलोसिटी को डबल कर दिया है, बताओ अब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी के साथ कैसा प्रोपोर्शनलिटी है, स्क्वायर है। तो अगर आपने वेलोसिटी डबल कर दिया तो उसका पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, राइट। इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स कितनी हो जाएगी, पहले मैंने बोला 100 न्यूटन था, तो अब वो कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। समझ आई? सॉरी। इसी का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस रिजल्ट को एक और जगह पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। कभी अगर ऐसा सिनेरियो दिखे आपको, जैसे अगर मान लो एक ऐसा शेप का ट्यूब है जो बेंड होके जा रहा है, ठीक है, मतलब मान लो कि ऐसा एक ट्यूब लिया हमने, सपोजली ऐसा एक ट्यूब है, ठीक है, हमारे पास, और ये एंगल थीटा यहाँ पे सबटेंड करता है। इमेजिन करो कि इस एंड से, एक एंड से हम लिक्विड को एंटर करा रहे हैं, इधर से सपोजली लिक्विड एंटर कर रही है वी वेलोसिटी से, और यहाँ पे वी वेलोसिटी से ये बाहर निकल जा रही है, और आपको पूछ रहे हैं कि इस ट्यूब को होल्ड करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ये बताओ। क्रॉस सेक्शन वगैरह दिया हुआ है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ए दिया हुआ है, और पूछ रहे हैं कि इस ट्यूब को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब इसको एक तो तरीका ये होता है कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम वेरिएबल मास सिस्टम से भी कंपेयर करके कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो एक एंड में ये जो लिक्विड है वो एंटर कर रहा है, क्या आपको दिख रही है, एक एंड में एंटर कर रहा है ना, तो वहां पे थ्रस्ट किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा ना, होगा नहीं होगा, जिधर से मासेस ऐड हो रहे हैं वहां पे क्या होंगे, सेम डायरेक्शन का थ्रस्ट आएगा। तो इसमें एक थ्रस्ट तो इधर आएगा, और ये थ्रस्ट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, रो ए वी स्क्वायर, और जहां से निकल रही है वहां से किस डायरेक्शन में आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ मासेस निकल रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का थ्रस्ट आएगा, और ये थ्रस्ट की भी वैल्यू कितनी होगी, रो ए इंटू वी स्क्वायर होगी। और इन दोनों का अगर हम वेक्टर सम करें, तुम देखो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो कैन यू अंडरस्टैंड कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बाइसेक्टर पे आएगा, आएगा नहीं आएगा? हाँ सर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अब सोचो कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ रो ए वी स्क्वायर इनटू क्या लिखेंगे, cos ऑफ थीटा बाई 2, होगा ही नहीं होगा? यस सर। समझ आइए आपको, समझ आइए? यस सर। यस सर। ठीक है, ये थ्रस्ट कौन लगा रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स लगा रहा है उस पाइप के ऊपर, ठीक है। और ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि पाइप भी क्या कर रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर उल्टा लगा रहा होगा, है ही नहीं है, राइट? ये बिल्कुल सेम एग्जांपल इसके लिए भी यूज हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे यही सेम सिचुएशन में आपको ऐसा देता कि यहाँ पे एक वॉल है, सोचो यहाँ पे एक वॉल दे देता, और वॉल पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि वॉल पे इधर से मान लो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं, और फिर वो रीबाउंड करके
इधर चले जा रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब पानी की फुहार जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। और फिर से आपसे यही पूछ लिया कि बताओ कि इस पे वॉल ने इस पार्टिकल पे कितना, पानी पे कितना फोर्स लगाया। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या सेम रिजल्ट आंसर आएगा? देखो तो आएगा, नहीं आएगा? Yes. सेम क्वेश्चन है या नहीं है? तुम देखो डायग्राम से कंपेयर करो, क्या सेम सिचुएशन है या नहीं है या नहीं सेम? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो इस क्वेश्चन का आंसर और पिछला क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेम ही है। तो इसको भी आप डायरेक्टली इस रिजल्ट से ही कंपेयर करके लिख सकते थे, मतलब डीपी बाई डी भी करते तो एग्जैक्टली यही रिजल्ट ही आता। तो मैंने आपको एक मतलब छोटा सा स्टैंडर्ड तरीका दिखा दिया जहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे। आप डीपी बाई डी करके भी ट्राई करना, देखना एकदम बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। बस ये ध्यान रखना, डीपी इज चेंज इन मोमेंटम, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम को रिवर्ट करके ऐड करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, एक बार डीपी बाई डी से भी दिखाई देता हूँ, इन केस आप सब कोई नहीं कर पाए। कुछ लोग कर पाएंगे बट शायद सब कोई नहीं कर पाए, यूजिंग डीपी बाई डी। ठीक है, अब आपको वो थ्रस्ट फोर्स नहीं करके डीपी बाई डी से ही दिखा देते हैं। तो अगर सोचो कि डीएम मास जो है वो एक सर्टेन मोमेंटम लेके आ रहा था, और वो डीएम मास डिफरेंट मोमेंटम से चला गया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है तो ऑब्वियसली मोमेंटम का चेंज आया है। तो अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि डीएम मास जो है, डीएम मास, ये डीएम मास वी वेलोसिटी से आया, ठीक है, फिर ये सरफेस से टकराया होगा, मतलब इसको इनिशियल डायरेक्शन से ऐसे ही दिखा देते हैं, और फिर वो रीबाउंड करके फिर इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक है, वी वेलोसिटी से, ये सेम डीएम मास है और ये एंगल थीटा है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम को रिवर्ट करके ऐड करते हैं, यही करते हैं ना, राइट? तो डीपी वेक्टर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये निकालने के लिए हमने देखो ऐसा कुछ किया, दिस इज फाइनल मोमेंटम, मतलब डी एम इंटू वी फाइनल माइनस ऑफ डी एम इंटू वी इनिशियल। ठीक है, ये वेक्टोरियल इक्वेशन ध्यान रखना, स्केलर की तरह नहीं लिखना। तो अब इसको करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सोचा, दिस इज द फाइनल मोमेंटम डी एम इंटू वी वेक्टर, ये वी वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, वी फाइनल लिख लो, और इसी को लिख लो डी एम इंटू वी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वी दे रखा है। और ये देखो हमने इनिशियल को रिवर्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज रिवर्टेड इनिशियल, दिस इज डी एम इंटू माइनस ऑफ वी इनिशियल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये डी एम इंटू वी आएगा, और इन दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है। यानी सी अगर दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर पे आएगी, राइट? तो ये एंगल कितनी आएगी? थीटा बाई टू। तो ये कितनी हो गई? टू डी एम इंटू वी इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू। डू यू सी दैट? क्या Yes, आपको sir. दिख रही है? देखो डीपी अब आपको मिल चुका है, सो डीपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारे लिए? दिस इज टू डी एम वी इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू, एंड देयरफॉर आपको फोर्स चाहिए जो कि ऑब्वियसली आपका डीपी बाई डी से आपको मिल जाएगा, एंड दैट विल बी टू टाइम्स ऑफ डी एम बाई डी टी इंटू वी इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू। और अभी आपने निकाला था डी एम बाई डी टी का वैल्यू कितना आया था, याद है? रो ए वी याद आया था, और इसके साथ भी एक और मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू आ जाएगा। देखो तो सेम रिजल्ट आया है क्या? पिछला वाला रिजल्ट क्या सेम आया था? टू रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा बाई टू, टू रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, हाँ सर. ओके। अच्छा, आप एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर करो। मान लो ऐसा एक सिनेरियो है, इमेजिन करो ये एक गाड़ी है, और ये लोडेड विथ सैंड है, ठीक है, लोडेड विथ सैंड,
और यहाँ पे क्या एक छोटा सा होल है, नीचे में एक छोटी सी होल है यहाँ पे, और इस होल से सैंड जो है वो कंटिन्यूसली लीक आउट कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ भी एक v नॉट थी, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये सरफेस मान लो आपका स्मूथ है। यहाँ पे जो दिखा रहे हैं क्लियरली देखना, यहाँ पे सैंड लीक्स एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब ये कांस्टेंट रेट से गिरे जा रहा है या मान रहा है। आपको बस इतना सोच के बताना है कि ट्रक की वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। सोच के बताना, गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा remains constant, and चौथा none of these. डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज कर जाएगा, क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियली जो वेलोसिटी से चल रहे हैं वो एक मास से मल्टीप्लाइड है, फिर मास तो छोटा हो जा रहा है, मास छोटा हो जा, अच्छा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कोई है जो इसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? अग्निदीप कह सेम रहे हैं रहेगा, सेम। सेम रहेगा, जस्टिफाई करिए। सर वो मोमेंटम ऑपोजिट तरफ मतलब वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगा। देखो, हाँ, आप वो समझ के ही बोल रहे हो, मुझे समझ आ रहा है, बट आपका प्रेजेंट आपने अच्छे से बोला नहीं है, बट आप समझ गए हो, मुझे समझ आ रहा है। देखो, जो यहाँ से सैंड पार्टिकल्स लीक आउट कर रहे हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक वर्टिकली नीचे गिर रहे हैं, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, आपको रियलाइजेशन हो रही है? हाँ है सर। नहीं है? बट since it is a part of the truck when it was falling, तो क्या उसके पास वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं रहेगी? हाँ सर, रिवर्स में उठा। रहेगी ना? वेलोसिटी ऑफ सैंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज वर्टिकली, राइट? दिस इज वर्टिकली। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सैंड निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ सैंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा नहीं? हाँ सर। तो क्या इसके पास ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी नॉट नहीं है या नहीं है? है ना? और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके पास वी नॉट है तो मोमेंटम तो कंजर्वेशन हो ही रहा है, तो ट्रक की वेलोसिटी क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी, वो कांस्टेंट रह जाएगी। यहाँ पे नॉर्मली वही गलती होती है जो अग्निदीप ने किया। वो क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ, मास इनटू वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, मास घट गया तो वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए। बट वो ये ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो सैंड के पास एग्जैक्टली वही वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वो गिर रहा है, तो क्योंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ द मूविंग फ्रेम। तुम सोचो, अगर एक मूविंग गाड़ी से तुम चल रहे हो, जैसे सोचो तुम्हारे हाथ में कोई चीज है और तुम गाड़ी के बाहर अपना विंडो से अपना हाथ निकालते हो, फिर उस चीज को छोड़ देते हो, नेग्लेक्टिंग एयर ड्रैग। एयर ड्रैग नहीं हो, तुम एयर ड्रैग देखते हो इसलिए देखते हो कि पीछे की तरफ भाग जाता है, क्योंकि तुम आगे ही चले जाते हो ज्यादा तेज से। बट अगर इमेजिन करो एयर ड्रैग नहीं होगा, तो जब तुम उसको छोड़ोगे तो तुम्हारे हाथ का जो वेलोसिटी है वो किसका वेलोसिटी है? ट्रक का, मतलब जो भी गाड़ी में तुम बैठे हुए हो उसी गाड़ी का वेलोसिटी होगा। तो ऑब्वियस है कि उस ऑब्जेक्ट के पास भी तो वेलोसिटी है ना, तो वो हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा नहीं जाएगा? तुम सोचो, जाएगा नहीं जाएगा? यस सर। जाएगा ना? ठीक है। Yes, sir. ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे कांस्टेंट क्यों रह रही है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सैंड is velocity of sand with respect to truck plus velocity of truck. Therefore, sand already has a velocity v naught in horizontal direction when it left the truck. Thus, there was no relative motion along horizontal.
therefore no thrust along horizontal, and therefore no change in velocity. आई होप सबको समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं। सपोजली इस पे हम एक कांस्टेंट फोर्स राइट की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, इसको कांस्टेंट फोर्स से बाद में करते हैं, पहले इसके बिना करते हैं। रुको एक मिनट, पहले बिना फोर्स का करते हैं, उसके बाद फोर्स लगा देंगे। ये ट्रॉली जो है, ये एक वेलोसिटी v नॉट से चल रही है, ठीक है, और ये सरफेस हमारा स्मूथ है। मास ऑफ ट्रॉली आपको दी हुई है, मास ऑफ ट्रॉली इज m नॉट, ठीक है। और बोला उन्होंने रेन स्टार्ट्स फॉलिंग vertically downwards, vertically downwards, due to which the carriage collects alpha kg per second in its trolley. Find पहला number 1 velocity t seconds later. Number 2, दूसरा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है distance traveled till t seconds, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों? जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करो। तो मास से वो इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी ऑफ रेन तो हॉरिजॉन्टल कोई वेलोसिटी नहीं था रेन का। सही कह रहे हैं, रेन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो था नहीं, जो भी वेलोसिटी था उसका वर्टिकल था। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप उस कंबाइंड मास सिस्टम के लिए लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ आएगी कि उस केस में इस केस में रेन जब कलेक्ट होगा इस पे तो मास बढ़ेगी और उसके मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को घटाना ही पड़ेगा। तुम लॉजिकली एक और चीज भी सोच सकते थे, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे रेनफॉल जो है वर्टिकल हो रही है, जैसे एक पार्टिकल्स के लिए सोचो, यहाँ पे डीएम मासेस के बारे में सोचो। अगर मैं ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देखूं तो मुझे ये वाली वेलोसिटी को रिवर्ट करके पीछे ऐड करना पड़ता है नहीं? हाँ सर। राइट, मतलब इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इस रेनफॉल का आपको पीछे की तरफ एक वेलोसिटी दिखता और ये मासेस ऐड हो रहे हैं। आपको याद है कि जब मासेस ऐड होते हैं तो थ्रस्ट किस तरफ लगता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही, वी रिलेटिव के डायरेक्शन में ही, राइट? यस सर। तो किस तरफ फोर्स लगना चाहिए था? सामने या पीछे? पीछे। पीछे। और अगर पीछे फोर्स लग रहा है तो ये स्लो डाउन नहीं करेगा ना? यस सर। ठीक है, तो एक तो थ्रस्ट के कंसेप्ट से भी सोच सकते थे और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन से भी सोच सकते थे। अभी जो इसकी मास हो चुकी है यहाँ पे, इस ट्रॉली पे जो मास होगी वो कितनी होगी?
उसने बोला इनिशियली ये जो मास थी, इसकी जो मास थी वो एम नॉट थी, और अभी ये मास कितनी हो चुकी होगी, एम नॉट प्लस अल्फा टी। सही कह रहा हूं, कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं सही? यस सर। Yes. ठीक है, ये ध्यान देना, रेंज वर्टिकल हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के वो इजीली यहाँ से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि एफ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स उस कंबाइंड मास सिस्टम पे नहीं है, इज जीरो ऑन कंबाइंड मास सिस्टम। कंबाइंड मास सिस्टम जब मैं कह रहा हूँ, उसको मतलब ट्रॉली और पानी दोनों को इंक्लूड करके सिस्टम को ले रहा हूँ। ठीक है, एंड देयरफॉर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड देयरफॉर इनिशियल थी आपकी एम नॉट वी नॉट, बाद में हो गई आपकी एम नॉट प्लस अल्फा टी इंटू वी हो चुकी है। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि वी की वैल्यू आपको मिल गई है एम नॉट वी नॉट बाई एम नॉट प्लस अल्फा टी हो चुकी है। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम टी। एक बार आपको वेलोसिटी मिल चुकी है, अब आप आराम से डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकते हैं। इस वेलोसिटी को ही हम क्या कर सकते हैं, डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं, और इसको हमने लिखा दिस इज एम नॉट वी नॉट बाई एम नॉट प्लस अल्फा टी। अब डी टी को सेपरेट करो और इंटीग्रेट कर लो, सो डी एस बिकम्स एम नॉट वी नॉट इंटू डी टी ओवर एम नॉट प्लस अल्फा टी। और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेके टी तक, ये 0 से लेके एस तक, एंड देयरफॉर एस बिकम्स एम नॉट वी नॉट इंटू एल एन ऑफ एम नॉट प्लस अल्फा टी बाई एम नॉट, एंड फिर टी का कोफिशिएंट अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा से डिवाइड भी हो जाएगा। सो दिस बिकम्स, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, एम नॉट वी नॉट बाई अल्फा इंटू एल एन ऑफ एम नॉट प्लस अल्फा टी बाई एम नॉट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गई, क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब आप एक ट्राई करो, देखो आपसे बन रहा है या नहीं। इसी क्वेश्चन में पिछला वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, बस इस बार क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स इस पे लगा देते हैं। In the previous question, a constant force acts on the trolley as shown. Find the velocity t seconds later. t seconds के बाद कितनी वेलोसिटी होगी आपको ये फाइंड करनी है। देखो क्या आ रही है, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो।
मैं करूं? मैं करूं क्या? अरे गायब हो गए क्या आप लोग? मैं करूं? अरे क्या हुआ तुम लोगों को? हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा है। आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों के पास? अरे आवाज नहीं आ रही है क्या? सॉरी। बाबा इतना मुश्किल हो रहा है, आवाज कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, इतना मुश्किल कैसे हो रहा है? दीप्तांशु सही किया बेटा, ठीक है। दीप्तांशु गुड, ठीक है क्या? श्यामो ने वो इम्पल्सिव फोर्स यहाँ नहीं आएगा, वो ट्रस्ट वाला फोर्स? हाँ सर, वो लेना भूल गया। तो फिर ये कैसे भूल गए आप यहाँ पे? देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करो। अगेन अभी का जो मास होगा, ये मास को अगर मैं m कह रहा हूँ, तो ये m की वैल्यू हमें पता है, दिस इज m नॉट माइनस ऑफ अल्फा टी होगी, ठीक है। और इस पे सिंस आपको ऑलरेडी समझाया कि अगर पानी जो गिर रही होगी, अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल को देखें, तो उसके लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो पीछे की तरफ होगी। मतलब अगर इस ट्रॉली के पास अगर वेलोसिटी अगर v आ चुका होगा, तो इसके लिए v रिलेटिव अगर देखोगे तो पीछे की तरफ v मिलेगा। ये आई होप आपको सबको समझ आ रही है, ठीक है ना? समझ आ रही है ना आप सबको? Yes, sir. ठीक है, वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो पीछे की तरफ आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली उसका इस रिलेटिव वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट की तरह सोच सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली भी तो नीचे आ रहा है, तो वो वेलोसिटी भी दिखेगा आपको। तो ये आप सोच सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी मत लिखिए, बट ये एक्स कंपोनेंट हो गया इसका, ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर थ्रस्ट भी पीछे की तरफ ही लगेगी, ये थ्रस्ट आपका पीछे की तरफ आएगा। और अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखना चाहिए मुझे? एफ माइनस ऑफ थ्रस्ट, और थ्रस्ट की वैल्यू कितनी थी याद है? वी रिलेटिव इनटू डीएम बाई डी थी, याद है ना? तो वी रिलेटिव यहाँ पे कितना आएगा? वी एंड इंटू डी एम बाई डी टी। तो डी एम बाई डी टी आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज डीवी बाई डी टी। और डीएम बाई डी टी तो एक कांस्टेंट था, अल्फा केजीज पर सेकेंड था, तो उसको अल्फा ही लिख लेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा एफ माइनस ऑफ अल्फा इंटू वी, दैट शुड बी इक्वल टू एम नॉट माइनस ऑफ अल्फा टी इंटू डी वी बाई डी टी। फिर से वेरिएबल को सेपरेट करके वही इंटीग्रेट करने का कहानी बन रहा है। तो देखो यहाँ से डी वी डिवाइडेड बाई एफ माइनस ऑफ अल्फा वी इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस ऑफ अल्फा वी, अल्फा टी। और इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी टाइम 0 पे, और टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी हमको निकालनी है।
तो ये आ जाएगा ln ऑफ f माइनस ऑफ अल्फा v डिवाइडेड बाई f डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ m नॉट माइनस अल्फा t डिवाइडेड बाई m नॉट एंड डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा। ये माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा, ओह सॉरी एक मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने, ये मास तो ऐड हो रहा था ना। हाँ सर। तो यहाँ तो तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो ये, या किसी को स्ट्राइक नहीं करता, सब ऐसे बेवकूफ की तरह देखते रहते हो। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये अल्फा कट गया, इधर एक -1 है, पर वो -1 को ln के पावर को चेंज करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये इधर से फाइनली आ जाएगा आपके पास f बाई f माइनस अल्फा v विल बी m नॉट प्लस अल्फा t बाई m नॉट बाई m नॉट। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा f m नॉट इज इक्वल टू f m नॉट। अच्छा ऐसे करते हैं, उल्टा रेशो उल्टा कर देते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ अल्फा v बाई f इज इक्वल टू, यार ये आपके पास m नॉट बाई m नॉट प्लस अल्फा t, and therefore alpha v by f is 1 minus of m naught over m naught plus alpha t, and that becomes alpha t over m naught plus alpha t। ये अल्फा और ये अल्फा कट जाएगा और यहाँ से आपको f की वैल्यू मिल गई है, सॉरी f t की वैल्यू, अच्छा यहाँ से v की, हमको तो v निकालना था ना, तो यहाँ से v का वैल्यू हो गया f t ओवर m naught plus alpha t। दैट्स द करेक्ट आंसर। एंड रिजल्ट देख के आपको एक चीज स्ट्राइक करेगा, इतना मेहनत करने का ही नहीं था, हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो मिस आउट किया। क्या इंटरेस्टिंग चीज मिस आउट किया? अगर हम इसको कंबाइंड मास सिस्टम को, मतलब पानी को और जो ट्रॉली है हमारा, उसको मिला के एक सिस्टम की तरह सोचें, और कंबाइंड मास सिस्टम अगर सोचें, और कंबाइंड मास सिस्टम, अगर मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी अप्लाई करता, आपको याद है इम्पल्स की वैल्यू इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होती है, Yes, sir. याद है? Yes, अब sir. इम्पल्स कैसे निकालते हैं? फोर्स के साथ टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई करके। ये फोर्स कांस्टेंट थी, कितने टाइम तक लगी? t टाइम तक लगी, तो ft हो गया इम्पल्स, और इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पूरे सिस्टम का, नॉट जस्ट ट्रॉली, बट ट्रॉली प्लस वाटर मॉलिक्यूल का मिला के सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या लिखोगे आप? चेंज इन मोमेंटम कितनी आई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? ये अलोंग हॉरिजॉन्टल है ऑब्वियसली, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो अभी क्या लिखोगे आप यहाँ पे? ft इज द इम्पल्स, और चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया है? जो टोटल मास आपको दिख रही है वो m नॉट प्लस अल्फा t दिख रही है, और वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, तो इसलिए मोमेंटम भी 0 था। देखो तो क्या है, यहाँ से आपको ये वेलोसिटी एक लाइन में मिल गया है क्या? देखो तो सेम वैल्यू आ रही है नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, तो कई बार वो थोड़े से सोचने में लगता है कि हाँ ये काफी लंबा चौड़ा सा करना पड़ गया हमको वेरिएबल मास सिस्टम का, बट सिंपल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी से एक लाइन का ही आंसर था इसका, ठीक है। तो वेरिएबल मास सिस्टम में भी मुझे जो चीजें आपको बतानी थी वो काफी डिटेल में सारे एग्जांपल्स को कवर करके आपको बता दिया है। ये हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करता है अप टिल जेईई मेंस लेवल, ठीक है।